असुर सीजन 1 एपिसोड 1 कहानी की शुरुआत 11 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाते हुए शुरू होती है। वाराणसी शहर में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पापा पंडित हैं। उसके पिता यही चाहते हैं कि उसका बेटा भी उसके नक्शे कदम पर चले, यानी कि आगे चलकर वो भी पंडित बने। एक हवन हो जाने के बाद बाप बेटे एक नाव से वहां से चले जाते हैं और पिता अपने बेटे से पानी मांगता है क्योंकि उसे खांसी आ रही थी। अगले सीन में हम पिता के डेड बॉडी को पानी में देखते हैं फ्लोट करते हुए। इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो लड़का कुछ अघोरी साधुओं के पास जाता है जो उसके चेहरे पर राख लगा देते हैं। उस लड़के के हाथ में एक कटा हुआ उंगली भी होता है, शायद ये उसके पापा का है। तो क्या इसी लड़के ने अपने पापा को मारा? ये जानने के लिए आपको आगे की कहानी सुननी होगी। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में और हम अमेरिका के FBI ट्रेनिंग सेंटर में निखिल नायर से मिलते हैं जो स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक साइंस पढ़ा रहा था। और उसका ये कहना है कि डेड बॉडीज बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि डेड बॉडी से हमें इतने सारे एविडेंस मिल सकते हैं कि उसका यूज करके वो ये पता लगा सकते हैं कि किलर कौन था। निखिल पहले CBI के लिए काम करता था। CBI से शशांक अवस्थी उसे बार बार कॉल कर रहा होता है। निखिल का दोस्त अर्जुन उसे मिलने आता है और उसे एक फोटो दिखाता है और उसे डेड बॉडी के कुछ डिटेल्स भी दिखाता है और उसे पूछता है आखिर ये किलर कौन हो सकता है। कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद निखिल आखिरकार अंदाजा लगाता है कि किलर कौन हो सकता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि निखिल अपने फॉरेंसिक साइंस और क्राइम सॉल्विंग फील्ड में कितना माहिर है। निखिल का मेल भी शशांक अवस्थी के बहुत सारे मैसेजेस से भरा हुआ है जो चाहते हैं कि निखिल दोबारा से CBI ज्वाइन कर ले। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है न्यू दिल्ली में। हम एक औरत को देखते हैं रेस्टोरेंट के किचन में काम करते हुए। उसका मर्डर हो जाता है, उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है और उसके सिर को ओवन के अंदर डालकर जला दिया जाता है। किलर उस औरत के बॉडी को लाकर जंगल में फेंक देता है और कुत्ते उस औरत के डेड बॉडी को नोच खा लेते हैं क्योंकि किलर बॉडी के ऊपर कुत्तों का खाना रख देता है। ये सीन देखकर आप अंदर से हिल जाओगे। निखिल वापस अपने घर आता है जहां वो अपनी वाइफ नैना और अपनी बेटी रिया के साथ रहता है। निखिल और नैना एक दूसरे से बातें करते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहा। निखिल अपनी लाइफ से थक चुका है क्योंकि उसे लगता है कि टीचिंग उसके लिए नहीं है। नैना उसे याद दिलाती है कि तुम ही अपने परिवार के लिए CBI को छोड़कर आ गए थे और वो नहीं चाहती कि दोबारा निखिल CBI ज्वाइन करे और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन दिल्ली में एक बॉडी मिलता है बहुत ही बुरे हालत में। चेहरे पर एक मास्क होता है। फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच जाती है और CBI इस केस पर काम कर रही है। वहां CBI ऑफिसर लोलार्क भी आता है जो कहता है कि उसने अपने पूरी करियर में ऐसा डेड बॉडी नहीं देखा। निखिल की बेटी निखिल के फोन में गेम खेल रही होती है। तभी व्हाट्सएप पर इसी डेड बॉडी की तस्वीर आती है जिसे देखकर रिया बहुत डर जाती है। CBI के हेडक्वार्टर में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम धनंजय राजपूत है, जिसे लोग DJ कहते हैं। वो दूसरे फॉरेंसिक ऑफिसर नुसरत को कहता है बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए जितना जल्दी हो सके। वो अपने ऑफिस में आता है जहां हम DJ और उसकी वाइफ संध्या का फोटो देखते हैं और वो अपनी वाइफ संध्या को मैसेज करता है क्या वो पहुंच गई, जिस पर संध्या रिप्लाई करती है कि वो कल ही पहुंच गई थी। नैना निखिल से बात करती है डेड बॉडी के फोटो के बारे में। उसके फोन में ये फोटो क्या कर रहा था, तो वो उसे बताता है कि कोई है जो उसे डेड बॉडी के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है और निखिल ये सारी इन्फॉर्मेशन CBI को पास ऑन कर रहा है। नैना उसे पूछती है क्या तुम नुसरत के साथ भी अभी भी बातें करते हो? निखिल कहता है कि मैं बस इन्फॉर्मेशन उन्हें पास ऑन कर रहा हूँ, वो भी लोलार्क को। उनकी बातों से लगता है कि पहले निखिल और नुसरत के बीच कुछ तो था। निखिल नैना से कहता है कि उसे CBI में सीनियर पोजीशन ऑफर हुआ है, लेकिन नैना गुस्सा हो जाती है और उसे पूछती है क्या तुम सही में फिर से उस जगह जाना चाहते हो जहाँ से तुम भाग कर आए थे? नुसरत और DJ डेड बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि ये बॉडी एक फीमेल का है और इसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 के बीच होगी। एक्सरे स्कैन करने पर यह पता चला कि इंडेक्स फिंगर दोनों हाथों के मिसिंग है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को जैसे तैसे तोड़ दिया गया है तो वहीं राइट इंडेक्स फिंगर को बहुत ही साफ तरीके से काटा गया है। इससे DJ को कुछ याद आता है। वो पुराने मर्डर के फाइल को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि पहले भी 2 ऐसे मर्डर हो चुके हैं जिनमें डेड बॉडीज के राइट इंडेक्स फिंगर गायब थे। वो टीम को इस बारे में बता देता है। हालांकि नुसरत इस पर कहती है कि ये मर्डर थोड़ा सा अलग है। इस डेड बॉडी के चेहरे पर हमें मास्क देखने को मिला था जो कि पहले कभी नहीं देखने को मिला और पूरा बॉडी जला हुआ था बहुत ही बुरे कंडीशन में। CBI को ये पता चल जाता है कि किलर का एक मैरून होंडा सिटी है जिसमें हेडलाइट टूटा हुआ है और DJ लोलार्क से कहता है ऐसी गाड़ी को ढूंढने के लिए और DJ नुसरत से कहता है डेड बॉडी का फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। निखिल को अभी भी ईमेल, कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं CBI की तरफ से और शशांक उसे कहता है तुम्हें DJ से मिलना भी नहीं होगा और इससे हमें ये समझ में आता है कि निखिल और DJ के बीच कुछ तो पंगा हुआ था। निखिल DJ के फोटो को देखता है और वो याद करता है उस समय को जब वो DJ का स्टूडेंट हुआ करता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में।
डीजे को एक पार्सल मिलता है किसी वेल विशर की तरफ से और उसमें एक ऑडियो फाइल होता है जो कि किलर का है, जिसमें किलर ये कहता है कि सीबीआई उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगी और वो जीवन और मृत्यु के बारे में बातें करने लगता है। इससे सीबीआई की टीम को ये समझ में आता है कि वो किलर जो भी है वो बहुत पढ़ा लिखा है और इंटेलिजेंट है और उसका एक्सेंट ईस्टर्न यूपी की तरफ का लगता है। निखिल नैना को मनाता है कि उसके साथ दिल्ली चलने के लिए, लेकिन नैना मना करती है क्योंकि उसकी खुद की लाइफ यहाँ है अमेरिका में और वो अपने बनाए हुए लाइफ को ऐसे ही छोड़कर निखिल के साथ नहीं जाना चाहती। वो उसे कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगी। लोलार्क डीजे को बताता है रेड होंडा सिटी के बारे में जो उन्हें 20 किलोमीटर दूर मिला, उस जगह से जहां उन्हें ये डेड बॉडी मिला था। डीजे वहां पहुंचता है कार को खुद चेक करने के लिए और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है गाड़ी में आग लग जाती है। डीजे का कहना है कि किलर बहुत स्मार्ट है क्योंकि उसने गाड़ी में आग लगाकर सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। काम से थोड़ा सा ब्रेक लेकर नुसरत निखिल के बारे में सोचती है और उसके सोशल मीडिया को देख रही होती है कि आखिर वो आजकल क्या कर रहा है। निखिल अपनी वाइफ और अपनी बेटी को गुड बाय कहकर दिल्ली के लिए निकल जाता है और नैना बस रोते रह जाती है। अगली सुबह उस रेस्टोरेंट के किचन में एक वर्कर पहुंचती है और हर जगह खून खून देखकर डर जाती है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। संध्या डीजे को एक पार्सल भेजती है जिसमें एक पेन ड्राइव है। डीजे उसे खोलता है लेकिन उसे जो मिलता है उसे देखकर वो हिल जाता है। उस पेन ड्राइव में उसकी बीवी का मर्डर वाला वीडियो होता है जिसे किचन में मार दिया गया था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो खुद संध्या ही थी जिसने ये पार्सल को भेजा। बेबस होकर डीजे ये सब कुछ देख रहा होता है जब उसकी बीवी को ओवन के अंदर डालकर जला दिया जाता है। तो वहीं नुसरत फेस रिकंस्ट्रक्शन करने में कामयाब होती है और वो भी ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि ये चेहरा संध्या का है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है फिर से 18 साल पहले के फ्लैशबैक से और हम उसी मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जो अघोरी साधुओं के बीच में बैठा होता है जो उसे आशीर्वाद देते हैं। घर पर उसके पापा अपने काम से वापस आते हैं और वो अपने बेटे को देखते हैं जो भगवत गीता पढ़ रहा होता है, पर वो सिर्फ पन्ने को पलट रहा था। ये देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांटते हैं कि अगर उसे गीता पढ़ना है तो अच्छे से पढ़े, ऐसे पेज पलटने से कुछ नहीं होता। जिस पर उसका बेटा उसे कहता है कि वो पढ़ ही रहा था और यही उसका तरीका है पढ़ने का। जिस पर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर तुमने क्या क्या पढ़ा, जिस पर वो लड़का सब कुछ सही सही जवाब देता है। गुस्से में आकर उसके पापा उसे असुर का अवतार कहते हैं। पता चलता है कि उस लड़के का नाम शुभ है। शुभ के दादाजी शुभ के पापा से कहते हैं कि अपने बेटे से इतना नफरत करना बंद कर। उसके पापा के बातों से पता चला कि शुभ की माँ उसे जन्म देते ही मर गई, इसीलिए उसके पापा शुभ को अशुभ मानते हैं। और ये भी पता चला कि शुभ कोई आम बच्चा नहीं है, उसने बहुत कम समय में ही पैदल चलना और बोलना सीख लिया था और इसीलिए उसके पापा उसे लगातार असुर ही कहते रहते हैं। गुस्से में शुभ अपने घर से बाहर निकलता है और एक मासूम से कुत्ते के बच्चे को उठाकर वहां से चल देता है। इसके बाद हम देखते हैं उस कुत्ते के बच्चे का चैन हवन कुंड के सामने रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि शुभ ने उस कुत्ते के बच्चे का बलि चढ़ा दिया। प्रेजेंट डे में सीबीआई की टीम डीजे के घर पहुंच जाती है उसे संभालने के लिए। डीजे उन सभी को बताता है कि आखिर उसके और उसकी बीवी के बीच क्या क्या हुआ था। जिसके बाद लोलार्क वीडियो को चलाता है और सभी उस वीडियो को देखते हैं। दूसरी टीम संध्या के किचन में पहुंचती है और उसी वर्कर को वो इंट्रोगेट करते हैं जो बताती है कि संध्या का हमेशा झगड़ा होते रहता था उसके पति डीजे के साथ। किलर ने सीसीटीवी कैमरा भी ब्लॉक कर दिया था किचन के अंदर का और ये किचन पिछले 5 दिन से बंद था। वीडियो को देखने के बाद उन सभी को ये समझ में आता है कि वो किलर हमेशा एक मास्क पहना हुआ रहता है जो उसे संध्या के बॉडी के पास में मिला और इस मुखौटे का कुछ ना कुछ कनेक्शन हिंदू माइथोलॉजी से है। डीजे उन्हें बताता है कि संध्या एक हफ्ते के लिए बेंगलुरु जाने वाली थी और वो दोनों हमेशा टेक्स्ट करके ही बातें करते थे। डीजे किलर के गले पर एक टैटू नोटिस करता है जिसके बाद डीजे के बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद से हम संभाल लेंगे, तुम आराम करो। अगले सीन में निखिल दिल्ली पहुंच जाता है और वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन में डीजे की जगह लेगा। नागालैंड के दीमापुर में एक आदमी की लाश मिलती है जिसके पास बिल्कुल वैसा ही मुखौटा मिला है और डेड बॉडी की आंखें भी सील्ड हैं। सीबीआई निखिल से पूछती है उन मैसेजेस के बारे में, यानी कि उन मर्डर लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि निखिल को ये क्यों मिलता था। उनके बातों से हमें पता चलता है कि निखिल और डीजे के बीच 10 साल पहले किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, इसलिए निखिल ने सीबीआई छोड़ दिया। निखिल लोलार्क से मिलता है और फोटोज को देखता है और किलर के गले पर टैटू को भी देखता है और निखिल कहता है कि ये टैटू नागा ट्राइब के लोगों का है और इसलिए लोलार्क तुरंत ये टैटू का फोटो नागालैंड पुलिस को फॉरवर्ड कर देता है। नागालैंड में पुलिस जंगल में होती है उसी आदमी के डेड बॉडी
बॉडी के पास। तभी वहाँ इंस्पेक्टर को टैटू का फोटो मिलता है और बिल्कुल वैसा ही टैटू उस डेड बॉडी के गले पर होता है। आखिर ये चल क्या रहा है? लोलार्क नुसरत को बताता है कि दीमापुर में एक बॉडी मिला है जिसके पास बिल्कुल वैसा ही मुखौटा था और उसके गले पर टैटू भी है, और वो चाहता है कि नुसरत दीमापुर जाए सैंपल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे नागालैंड के लोकल पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ना चाहते हुए भी नुसरत मान जाती है। निखिल डीजे से मिलने जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो किलर को पकड़ लेगा। डीजे सच बताता है कि संध्या का अफेयर चल रहा था और वो अपनी बीवी से डिवोर्स लेने वाला था। रसूल जो सीबीआई में टेक एक्सपर्ट है और चेस खेलने का शौकीन है, वो लोलार को बताता है कि वो किलर के वॉइस सैंपल पर काम कर रहा था और रिजल्ट आज शाम तक रेडी हो जाएगा। वो संध्या के किचन के बाहर का सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखते हैं जहां उन्हें किलर दिख जाता है और वो अंदाजा लगाते हैं कि उसकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच की होगी और उन्हें ये भी समझ आता है कि किलर लेफ्ट हैंडेड है और उसके पास संध्या के किचन का चाबी भी था। जिस पर लोलार्क कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बंदा खुद के ही घर में घुस रहा हो। नुसरत अंकित के साथ दीमापुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। दोनों बॉडी को देखते हैं और पुलिस से कहते हैं कि क्या इस बॉडी की पहचान हुई है। वो पुलिस बताते हैं कि इस आदमी का नाम लाल थंजारा है और इसके कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं और ये ड्रग एडिक्ट भी है। लेकिन ये देखकर कि वहाँ के पुलिस सैंपल कलेक्ट करने में गड़बड़ कर सकते हैं, नुसरत वहाँ के पुलिस से कहती है कि बॉडी को दिल्ली भिजवाना होगा और वो अंकित से कहती है दीमापुर में ही रहने के लिए, ताकि वो यहाँ रहकर लाल के सैंपल को कलेक्ट कर सके। देर रात सीबीआई ऑफिस में निखिल और लोलार्क जितने भी मर्डर्स हुए हैं, एयर इंडिया पायलट का, एक पेंटर और संध्या का, उसके बारे में बातें करते हैं और दोनों ये सोचते हैं कि आखिर किलर इस बार अपने तरीके से भटक क्यों गया। उसने संध्या के बॉडी को पूरी तरह से डिसफिगर क्यों कर दिया होगा। फिर लोलार कहता है कि उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब निखिल ऑफिस में अकेला होता है और तभी नुसरत दीमापुर से वापस आती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होता है। नुसरत को यह पता चलता है कि निखिल अब शादीशुदा है और दोनों इस केस के बारे में बातें करते हैं और नुसरत निखिल को यह भी बताती है कि डीजे आजकल कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। अब वैसे तो ऑटोप्सी रात में करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, लेकिन दोनों नियम को तोड़ते हुए लाल के बॉडी को ऑटोप्सी करने के लिए चले जाते हैं और निखिल को यह समझ में आता है कि लाल को एस्थमा था और मर्डरर ने उसके इस कमजोरी का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। निखिल को बॉडी के अंदर से एक एंजाइम मिलता है, एक्वाजाइम, और वो नुसरत से कहता है कि इसी एंजाइम को चेक करने के लिए क्या यह संध्या के अंदर भी पाया गया था कि नहीं। रसूल संध्या के कार के अंदर जीपीएस को ढूंढता है। लोलार्क रसूल को निखिल से इंट्रोड्यूस करवाता है और निखिल उन्हें बताता है कि किलर के पास संध्या का किचन और उसके गाड़ी दोनों का एक्सेस था और संध्या के फोन को चेक करने पर रसूल को यह पता चला कि जिस दिन संध्या का मर्डर हुआ था उसे मैसेजेस आ रहे थे, वो भी बिल्कुल सेम एड्रेस से, और उन्हें शॉक लगता है ये सुनकर कि वो मैसेजेस डीजे के तरफ से आ रहे थे। रसूल डीजे के फोन को भी चेक करता है लेकिन उसमें उसे कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। दीमापुर में अंकित लाल के घर पहुंचता है पुलिस के साथ सैंपल कलेक्ट करने के लिए। नुसरत निखिल को बताती है कि संध्या के ऑटोप्सी से ये भी पता चला कि उसका लेट एबॉर्शन हुआ था। निखिल को ये समझ में आता है कि संध्या प्रेग्नेंट हो गई थी क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और इसीलिए उसने एबॉर्शन करवाया। नुसरत को ये सब डिस्कस करना सही नहीं लगता क्योंकि ये डीजे और संध्या का पर्सनल मैटर है, इसलिए उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दीमापुर से लाल के सैंपल को सीबीआई ऑफिस में पहुंचाया जाता है। निखिल लाल के एस्थमा पंप को टेस्टिंग के लिए भिजवाता है। लाल के घर से कुछ पैसे भी मिले हैं। निखिल ऑफिसर से कहता है कि इस नोट में फिंगरप्रिंट जितने भी मिलते हैं उन्हें जनरल डाटाबेस से चेक करने के लिए और डीजे के फिंगरप्रिंट से भी मैच करने के लिए वो कहता है, क्योंकि हो सकता है डीजे ने ही अपनी पत्नी को मरवाने के लिए उस किलर को पैसे दिए हों। रसूल को यह पता चलता है कि संध्या के कार से जो जीपीएस मिला था उसके अंदर एक हिडन कैमरा है जो सीधा डीजे के लैपटॉप से लिंक है। रसूल को यह भी पता चलता है कि जिसने संध्या को मारा और लाल के चलने का चाल बिल्कुल एक समान है, यानी कि वो किलर मर गया। लोलार्क कहता है लाल के ट्रैवल रिकॉर्ड निकालने के लिए, जिससे उन्हें पता चलता है कि लाल हाल ही में दीमापुर से दिल्ली आया था और वापस दीमापुर गया था। निखिल पूरे टीम के सामने अपनी थ्योरी बताता है कि संध्या के मर्डर के बारे में और उसे ऐसा लगता है कि डीजे ने ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था और वो कोई और नहीं बल्कि लाल ही था, ताकि डीजे अपनी बीवी को मरवा सके क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। निखिल को ऐसा भी विश्वास है कि डीजे लाल से मिला होगा जब नागालैंड वो गया होगा कॉन्फ्रेंस के लिए। डीजे ने अपनी पत्नी को मरवा दिया उसी रात जब वो बेंगलुरु के लिए निकलने वाली थी, ताकि संध्या को एक हफ्ते के लिए कोई मिस न करे। डीजे ने बहुत ही स्मार्टली इस प्लान को बनाया जो कि पहले हुए मर्डर के पैटर्न से भी मैच करता है, ताकि बाकियों को डीजे पर शक न जाए और सभी को ऐसा लगे कि संध्या भी उसी सीरियल किलर की शिकार हो गई। इसके बाद डीजे ने लाल के एस्थमा पंप के जगह बारबीटूरेट पंप रिप्लेस कर दिया, जिसके वजह से लाल मारा गया। ये सब कुछ प्लानिंग करने के लिए मेडिकल नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए और इसीलिए निखिल को
को लगता है कि डीजे ही वो मर्डरर था और जो मर्डरर को पैसे दिए गए थे उसमें भी डीजे के फिंगरप्रिंट मिले हैं। ये सब सुनकर निखिल के बॉस बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए डीजे को अरेस्ट करना सबसे कठिन काम है। पर डीजे को अरेस्ट करने से पहले निखिल उससे एक बार बात करना चाहता है। वो डीजे से मिलता है और निखिल डीजे को अपनी थ्योरी के बारे में सब कुछ बताता है और ये सुनकर डीजे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि उसके खिलाफ एविडेंस प्लांट किया गया है, उसे कोई फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। पर आखिरकार सीबीआई डीजे को अरेस्ट कर लेती है और हम देखते हैं असली किलर को, जो सीसीटीवी के जरिए डीजे को देख रहा होता है। एपिसोड 3 में फिर से 18 साल पहले का एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। वाराणसी में शुभ के दादाजी शुभ को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि शुभ एक इंट्रोवर्ट लड़का है पर उसमें गुस्सा बहुत है। 8 साल की उम्र में शुभ को गीता अच्छे से याद है। साइकोलॉजिस्ट शुभ को एक किताब देते हैं पढ़ने के लिए और कुछ सेकंड्स बाद ही वो पूरा पेज पढ़ के बुक बंद करके साइकोलॉजिस्ट को सुना देता है। साइकोलॉजिस्ट ये देखकर चौंक जाते हैं और कुछ टेस्ट करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि शुभ का IQ बहुत ज्यादा है और ऐसा कि उन लोगों में पाया जाता है जिनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है। ये पूछने पर कि शुभ बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, शुभ कहता है कि मैं बड़ा होकर असुर बनूंगा। तब उसके दादाजी डॉक्टर को साफ साफ बताते हैं कि शुभ के पापा उसे हमेशा असुर कहते हैं। डॉक्टर जवाब देते हैं कि शुभ को असली में हाइपरलेक्सिया है। वो दादाजी को बताते हैं कि शुभ को ऐसे नेगेटिव नाम से बुलाने से इस छोटे लड़के पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नेगेटिव बातें करना ये बिल्कुल भी इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है और बार बार असुर बुलाना ये भी उसके दिमाग में घर कर चुका है। लेकिन अब लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। शुभ हॉस्पिटल के एक रूम में जाता है और एक स्केलेटन का इंडेक्स फिंगर तोड़ देता है। प्रेजेंट डे में निखिल को एक मैसेज मिलता है और उसे 3 लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वो तुरंत अपनी टीम को ऑफिस में बुलाता है और रसूल काम पर लग जाता है। वो 3 लोकेशंस को ट्रैक करता है जो कोलकाता, गुड़गांव और दिल्ली निकलता है। उसके बाद में वो तुरंत गुड़गांव पुलिस स्टेशन को खबर देते हैं। डीजे को सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है और डीजे पेन और पेपर मांगता है, लेकिन जेल में ये सब अलाउड नहीं है। कोलकाता में देखते हैं कि मर्डर हो चुका है। एक गाड़ी के अंदर एक आदमी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़े के अंदर भर जाने के कारण वो मर गया। किलर ने गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से भी छेड़छाड़ की थी, जिसके वजह से गाड़ी के अंदर ही गैस भर गया था। यहाँ तक कि खूनी ने गाड़ी के लॉक को भी हैक किया था ताकि आदमी गाड़ी के बाहर ना सके। और ये भी देखते हैं कि खूनी का मुखौटा आदमी के पास रखा हुआ है और उस आदमी का इंडेक्स फिंगर कटा हुआ है, बिल्कुल पहले मर्डर्स की तरह। निखिल कोलकाता पुलिस को कहता है बॉडी भिजवाने के लिए, तो वहीं गुड़गांव में पुलिस को पता चलता है कि वो जो कोऑर्डिनेट्स उन्हें मिली हैं वो असली में एक कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान में उन्हें बॉडी को ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। दिल्ली में कोऑर्डिनेट्स एक फैक्ट्री की है जहां ताबूत बनाए जाते हैं। एक टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी अजीब देखने को नहीं मिलता। सेंट्रल जेल में डीजे को कुछ चौक दिए जाते हैं और लंच के समय डीजे को एक कैदी उल्टा पुल्टा कहने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है और डीजे गुस्से में उस पर हाथ उठाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और पीछे हट जाता है। निखिल नैना से बात करता है और वो बताती है कि वो और रिया इंडिया आ रहे हैं। निखिल अपनी नैना के अंगूठे पर कट देखता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में कुछ याद आता है। वो तुरंत सैंपल वाले कमरे में जाता है और वो कैश को दोबारा से टेस्टिंग के लिए भिजवाता है। इस बार वो ऑफिसर से कहता है कि कैश के ऊपर और नीचे दोनों तरफ फिंगरप्रिंट का स्कैन किया जाए। निखिल और पुलिस की टीम दिल्ली फैक्ट्री पहुंचती है और निखिल अंदर एक टाइमर देखता है और वो टाइम खत्म होने से पहले उन्हें दूसरा मर्डर होने से रोकना होगा। उनके पास 9 घंटे का समय है। जमीन पर ताजे निशान को देखकर निखिल को समझ आता है कि हाल ही में एक ताबूत बनाया गया था। वो अपनी टीम से कहता है तुरंत दुकान के मालिक जॉर्ज को ढूंढने के लिए। अगले सीन में निखिल गुड़गांव के ग्रेवयार्ड में पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ ठोस नहीं मिलता। जब वो वहां से निकलता है तो वो कुत्ते को देखता है जो ग्रेवयार्ड के बाहर जोर जोर से भौंक रहा था। दुकान पर वापस आकर लोलार्क निखिल को बताता है जॉर्ज पिछली रात से मिसिंग है। निखिल को ऐसा लगता है कि खूनी ने जॉर्ज को जिंदा कहीं दफना दिया है। निखिल को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कैश के फिंगरप्रिंट का रिजल्ट आ गया और ये पता चला कि सिर्फ डीजे के अंगूठे का प्रिंट ही नोट पर मौजूद है और किसी नोट पर सिर्फ अंगूठे का प्रिंट होना ये सही नहीं लगता। इसलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि डीजे सही था, उसे फंसाया गया है। रसूल जॉर्ज के फोन का लास्ट लोकेशन ट्रेस करता है जो कि गुड़गांव के कब्रिस्तान से आ रहा है। तभी अचानक से निखिल को याद आता है भौंकते हुए कुत्ते के बारे में जो कब्रिस्तान के बाहर भौंक रहा था। तब उसे ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान के बाहर ही वो कहीं गाड़ी में बंद है। जेल में डीजे खुद केस को सॉल्व करने में लगा हुआ है और बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर होता है जिसमें ये कहा जाता है कि हर चीज किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होती है और डीजे को बस यही समझ आता है कि सारे मर्डर्स में जो चीज कॉमन है वो यही
है कि किलर निखिल को कोऑर्डिनेट्स भेज रहा था और उसे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पर्सनल है। वो पुलिस से कहता है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। लोलार्क और निखिल कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी के पास जाते हैं जहां उन्हें बेहोश जॉर्ज मिल जाता है जो गाड़ी में बंद था। डीजे निखिल को कॉल करता है और उसे सावधान करता है कि निखिल खतरे में है। डीजे उसे बताता है कि किलर ने ये सब कुछ प्लान किया था ताकि निखिल वापस दिल्ली आए। निखिल को ये सब कुछ सही लगता है लेकिन वो फिलहाल बहुत ही जरूरी काम में बिजी है, इसलिए वो डीजे से कहता है कि वो उसे कल कॉल करेगा। डीजे उसे कहता है कि हो सकता है कि कल कभी नहीं आए, लेकिन निखिल कॉल कट कर देता है और वापस चला जाता है। जॉर्ज को होश आता है और वो सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। पिछली रात एक मुखौटा पहना हुआ आदमी जॉर्ज के दुकान में आता है और एक आदमी को जिंदा ताबूत में बंद कर देता है। उस किलर ने जॉर्ज को भी कहा था उसका साथ देने के लिए, नहीं तो वो जॉर्ज के परिवार को भी मार डालेगा। इसीलिए जॉर्ज ने उस किलर का मदद किया और उसके बाद जॉर्ज को भी बेहोश कर दिया गया। जॉर्ज को बस ये याद है कि वो ताबूत 9 फीट लंबा था जो किसी नॉर्मल ताबूत से दुगना बड़ा है। निखिल सभी से कहता है जाकर कब्रिस्तान में हर एक कोने को चेक करने के लिए, क्योंकि ताबूत के अंदर ऑक्सीजन हर मिनट के साथ कम होते जा रहा है। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और अभी तक उन्हें ताबूत नहीं मिला। निखिल जोर लगाकर कुछ सोचने की कोशिश करता है और जबकि ये ताबूत साइज में दुगना था, इसका मतलब ये हो सकता है कि खूनी उस ताबूत को घसीट कर ले गया होगा। फिर घसीटने के निशान को वो चेक करने लगता है और आखिर में उन्हें ताबूत मिल जाता है। और जैसे ही वो ताबूत को खोलते हैं, ताबूत के अंदर से कुछ नोकीले चीज निकलते हैं, ब्लेड्स की तरह, जो ऑफिसर के गले में लगते हैं। कुछ तो वही मर जाते हैं और जहरीला गैस भी निकलता है जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। निखिल भी बेहोश हो जाता है। फिर एक प्रोटेक्टिव मास्क पहना हुआ एक आदमी ताबूत से बाहर निकलता है और बेहोश निखिल को एक खुफिया जगह में लेकर चला जाता है, यानी कि उसने निखिल को किडनैप कर लिया है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है वापस से बनारस में और हमें 11 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे कि शो के शुरुआत में हमें दिखाया गया था, शुभ और उसके पापा हवन कर रहे होते हैं और वो तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि डीजे था। डीजे अपने पिता के मरने पर उनके अंतिम काम क्रिया के लिए यहाँ पर आया हुआ था। हवन करते समय शुभ के पापा हमेशा खांसते रहते थे और उसे पानी मांगते थे, और जब शुभ गुस्से में अपने पापा को घूरता था तो डीजे शुभ को देख रहा था। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब शुभ के पापा मर गए थे। डीजे ने बॉडी को देखा और वो काफी चौंक गया था। सामने से जाने पर उसे ये पता चला कि उस पंडित को जहर दिया गया था, वो डूबने से नहीं मरा। डीजे इसके बाद शुभ के पास जाता है और उसे संभालता है और उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन शुभ को लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शुभ डीजे से कहता है कि वो उसके लिए पूजा पूरा कर देगा और वो डीजे से कहता है अगली सुबह आने के लिए। और ये सब सुनकर डीजे को काफी अजीब लगता है। प्रेजेंट डे में सीबीआई ऑफिस में रसूल कार के रूट को ट्रेस करने की कोशिश करता है सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को देखकर। निखिल मिसिंग है और पूरी टीम उसे खोजने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो किलर उसे कहाँ लेकर गया होगा। और उसी वक्त निखिल की फैमिली इंडिया पहुंच जाती है। नैना और रिया निखिल के केबिन में होते हैं। नैना अब अपने पति से मिलना चाहती है, उससे इंतजार नहीं हो रहा। लोलार्क नुसरत से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर नैना से बात करो और उसे सच बता दो। नुसरत निखिल के केबिन में जाती है और वो नैना को बता देती है कि तुम्हारा हस्बैंड फिलहाल मिसिंग है। नैना ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है। नुसरत उसे भरोसा दिलाती है कि सीबीआई उसे ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन गुस्से में और टेंशन में नैना अपनी बेटी रिया को वहां से ले जाती है। निखिल एक अजीब से जगह पर उठता है। वो रूम काफी डरावना सा था। उस जगह पर एक बेड, एक वॉशरूम, एक सीसीटीवी कैमरा, एक लैंडलाइन फोन, एक टेलीविजन और कुछ किताब होते हैं जो फॉरेंसिक साइंस के हैं। निखिल 100 डायल करता है फोन पर, लेकिन किडनैपर जो किलर भी है वो फोन उठाता है दूसरे साइड से और वो उसे संस्कृत में एक श्लोक पढ़कर कहता है। अब गोल गोल बात करने के बाद वो किलर उसे कहता है कि निखिल उसका सारथी बनेगा उसके मिशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में कृष्णा अर्जुन के सारथी बने थे। और निखिल को भी झटका लगता है ये सुनकर जब किलर वो बात कहता है जो निखिल अपने FBI के लेक्चर में कहता था कि डेड बॉडी और डेड में डिफरेंस होता है। लोलार्क सेंट्रल जेल में डीजे से मिलने जाता है और उसे निखिल के किडनैपिंग के बारे में उसे बता देता है। डीजे ये सुनकर विश्वास नहीं कर पाता कि उसका जो डर था वो सही हुआ। डीजे को लगता है कि किडनैपर निखिल और डीजे दोनों को टारगेट करने का प्लान बना रहा था। लोलार्क डीजे को पुराने केस फाइल का एक बंडल देता है जिसमें निखिल और डीजे पहले काम कर रहे थे 10 साल पहले। जेल में डीजे हर केस फाइल को खोलता है और आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है जो उन दोनों को जोड़ता है ये ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। किडनैपर निखिल को खाना भेजवाता है दीवार के एक छेद से और उसे फोन करता है, लेकिन निखिल गुस्से में खाने को फेंक देता
देता है और टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट कर देता है। अब किडनैपर के नजरों से बचने के लिए निखिल वॉशरूम में जाता है और दीवार पर कुछ लिखने लगता है। उसने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, जैसे कि किडनैपर की उम्र, उसकी IQ और फिलोसॉफी और माइथोलॉजी पर उसके नॉलेज के बारे में। वो वॉशरूम से बाहर आता है और टीवी पर नैना और रिया का लाइव टेलीविजन फुटेज देखता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। वो टेलीफोन लाइन कनेक्ट करता है, लेकिन किडनैपर उसे कहता है कि उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए, अगर निखिल अपने फैमिली को सेफ देखना चाहता है तो। वो निखिल से कहता है कि अगर वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे किडनैपर की मदद करनी होगी धर्म को बचाने में। किडनैपर फोन को कट कर देता है और निखिल जोर जोर से रोने लगता है। अब खुद को शांत करने के बाद किडनैपर निखिल को एक प्रोफाइल भेजता है एक औरत का, जिसका नाम अभिलाषा चंद्रन है, और उसे पूछता है कि आखिर तुम इसे कैसे मारोगे। फिर हम अभिलाषा को देखते हैं जो ब्रेन मैपिंग एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। अभिलाषा के डेली रूटीन को समझने के बाद निखिल एक प्लान बनाता है जो वो किडनैपर को बताता है। वो ये कहता है कि कुछ दिन में अभिलाषा का डेंटल अपॉइंटमेंट है। वो अपने एक दांत में कैपिंग करवाने वाली है और वो किडनैपर से कहता है कि तुम्हें टाइटेनियम डेंटल कैप की जगह आयरन डेंटल कैप रिप्लेस कर देना होगा। और जब ब्रेन मैपिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान वो अपनी पहली रीडिंग ले रही होगी, किडनैपर MRI मशीन का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इतना बढ़ा देगा कि वो आयरन डेंटल कैप एक बुलेट की तरह एक्ट करेगा। किडनैपर निखिल के बताए हुए सारे प्रोसेस को फॉलो करता है और अभिलाषा एक्सपेरिमेंट के दौरान मारी जाती है क्योंकि उसका डेंटल कैप उसके सिर को छेदते हुए बाहर निकल जाता है। निखिल किडनैपर को कहता है कि बॉडी को डिस्पोज करना है तो ऐसी जगह करना होगा जहां एविडेंस डाइल्यूट हो सकता है, जैसे कि एक झील। किडनैपर अभिलाषा के बॉडी को पानी में फेंक देता है उसके गाड़ी के साथ। CBI को पता चलता है कि एक और मर्डर हुआ है और वो उसी झील के किनारे पहुंचते हैं। हालांकि नुसरत और लोलार को अंडर वाटर क्राइम सीन एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए कुछ डाइवर्स पानी में उतरते हैं और बॉडी को बाहर लेकर आते हैं। जेल में DJ बिजी होता है किलर को ट्रैक करने में और तभी उसे याद आता है कि वाराणसी में क्या हुआ था। वो अपने अतीत के कुछ इंसिडेंट्स को याद करता है जब शुभ DJ के साथ हवन को कंप्लीट करता है। DJ शुभ के ऊपर शक करने लगता है कि हो सकता है कि शुभ ने ही अपने पापा को मारा हो। DJ शुभ से पूछ लेता है क्या तुमने अपने पापा को जहर दिया था। शुभ इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन वो DJ के सवाल का जवाब नहीं देता। प्रेजेंट में लोलार्क और नुसरत DJ से मिलने के लिए जेल में जाते हैं और उसकी मदद मांगते हैं अंडर वाटर क्राइम सीन समझने के लिए। ये पूरी तरह से अनऑफिशियल होगा। अब DJ अपना कपड़ा बदल लेता है और CBI जैकेट पहन लेता है। DJ लोलार्क से कहता है कि वाराणसी में एक लड़का जेल में बंद है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नुसरत और लोलार्क में DJ को लेकर क्राइम सीन में जाते हैं और वहां भी वो देखते हैं कि बॉडी का राइट हैंड इंडेक्स फिंगर कटा हुआ है। अब सभी चीजों को देखने के बाद कि उन्हें बॉडी किस सिचुएशन मिला, DJ नुसरत से पूछता है क्या पानी में बर्न्ट ऑयल प्रेजेंट था। नुसरत कहती है हाँ। DJ तब जाकर बताता है कि इस मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि निखिल है, क्योंकि निखिल और DJ पहले एक ऐसे ही केस में काम कर रहे थे 10 साल पहले और उस बॉडी को भी पानी में डंप कर दिया गया था, बिल्कुल इसी केस की तरह। DJ को लगता है कि निखिल उन्हें कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। असुर सीजन 1 एपिसोड 5 की शुरुआत होती है वापस से एक फ्लैशबैक से। 11 साल पहले वाराणसी में शुभ को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने अपने पिता को मारा और इस केस पर DJ काम कर रहा था। जेल में शुभ दीवार पर बहुत बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाता है शैतानों का और वो संस्कृत में लिखता है अंत अस्ति प्रारंभ, जिसका मतलब ये होता है कि अंत ही शुरुआत है। इसके बाद वो बहुत सारे माइथोलॉजी के किताबों को पढ़ने लगता है और वो बाकी कैदियों को ज्ञान भी देने लगता है और सभी बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर शुभ की बातें सुनते हैं। एक कैदी तो अपना हाथ काटकर शुभ के पैरों पर खून लगा देता है। अब प्रेजेंट डे में नैना देख रही होती है न्यूज में कि एक और डेड बॉडी मिला है। नुसरत उसके घर जाती है और उसे कह देती है कि हमें पता चला है कि निखिल जिंदा है। नुसरत उसे ये भी बताती है कि अभिलाषा के मर्डर में हो सकता है कि निखिल ही जिम्मेदार है। ये फालतू की बातें सुनकर नैना गुस्सा हो जाती है और विश्वास नहीं करती। एक निर्दोष औरत को मारने के बाद निखिल अंदर से बिल्कुल हिल गया है। वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और काफी गुस्से में होता है। वो किडनैपर से कहता है कि उसे सिगरेट्स चाहिए। लोलार्क अपने बॉस शशांक अवस्थी से परमिशन मांगता है ताकि DJ उनके साथ इस केस पर काम कर सके जेल के अंदर से ही, लेकिन अवस्थी उसे कहता है कि इससे हमारे CBI का रेप्यूटेशन खतरे में आ जाएगा। लेकिन लोलार्क अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि ये केस काफी सेंसिटिव है और DJ के अलावा हमारी मदद और कोई नहीं कर सकता। निखिल न्यूज में देख रहा होता है कि उस औरत की डेड बॉडी मिल गई है। वो अभिलाषा के फैमिली को भी देखता है और उसकी बेटी फूट फूट कर रो रही होती है। ये सब देखकर निखिल को भी जोर का धक्का लगता है। ऐसा लगता है उसके अंदर कुछ टूट सा गया हो। वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है और खुद को थप्पड़ मारने लगता है। लोलार्क
वाराणसी पहुंचता है शुभ जोशी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। अब पुलिस स्टेशन में कुछ भी ठोस नहीं मिलने के बाद लोलार्क जाता है पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जो 11 साल पहले इंचार्ज थे। सेंट्रल जेल में हर दिन एक आदमी आता है जो कैदियों को काउंसलिंग देता है। डीजे एक दिन उसके सेशन में बैठता है और उस आदमी का नाम है केसर भारद्वाज। फिर हम उस किडनैपर को देखते हैं जो निखिल के कमरे में आता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है। वो निखिल से बात करता है धर्म के बारे में और फिर हम केसर को देखते हैं जो भी जेल में धर्म के बारे में बात कर रहा था। केसर बात करता है कि हम लोगों ने पास्ट में जो कुछ भी किया है उसके बारे में हमें भूल जाना चाहिए, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए। और वो ये भी कहता है कि हर इंसान के दो साइड होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। केसर के सेशन के बाद डीजे जाता है केसर से बात करने के लिए और दोनों थोड़ी देर के लिए धर्म और कर्म के बारे में बातें करते हैं। अवस्थी आखिरकार डीजे को इस केस में काम करने के लिए परमिशन दे देता है। जेल के अंदर ही एक जगह साफ करवाया जाता है ताकि वो सीबीआई के लिए इस केस पर काम कर सके। और पूरी टीम दोबारा से डीजे के साथ मिलती है और एक नया मेंबर समर्थ भी उनके साथ आता है। लोलार्क वाराणसी में एक्स इंस्पेक्टर यशवंत से मिलता है जिसने शुभ को अरेस्ट किया था। यशवंत ये बताता है कि शुभ काफी अजीब लड़का था, उसने अपने पिता को मारा लेकिन इसका उसे कोई पछतावा नहीं है। शुभ 18 साल का था लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि वो 18 साल का है। जेल में सारे कैदी उससे काफी इम्प्रेस्ड हो गए थे। सभी को ऐसा लगता था कि शुभ में कुछ खास है। वो जेल के दीवारों पर बहुत ही भयानक पेंटिंग बनाते रहता था जिसे सारे कैदी उसी की तरफ देखते रहते थे। पर एक दिन जेल में आग लग गई थी और 4 कैदी मारे गए। शुभ भी उनमें से एक था, यानी कि शुभ मारा गया। अब वापस से सीबीआई की पूरी टीम काम पे लग जाती है और डीजे ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर इन सारे विक्टिम्स में कनेक्शन क्या है। और वो नुसरत को ये भी कहता है ढूंढ निकालने के लिए कि किलर आखिर ये बैलिनीज मास्क क्यों यूज कर रहा है। डीजे ये पता लगा लेता है कि किलर निखिल के फैमिली को यूज कर रहा है उसे ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो किलर के लिए मर्डर का प्लान कर सके। वो तुरंत अपनी टीम से कहता है कि निखिल के फैमिली को प्रोटेक्शन देना होगा। समर्थ ये कहता है कि इन सारे विक्टिम्स में बस एक ही चीज कॉमन है कि वो सभी अच्छे भले इंसान थे। लोलार्क डीजे को कॉल करके बता देता है कि उसे शुभ के बारे में क्या पता चला। जेल में आग लग गई थी और शुभ की बॉडी नहीं मिली। अब जब शुभ की बॉडी नहीं मिली है तो डीजे को लगता है कि शुभ तब जिंदा होगा। वो लोलार्क से कहता है कि जाकर तुम शुभ के फैमिली से बात करो। तो वहीं निखिल टीवी के तार से कुछ छेड़छाड़ करता है और उसे कुछ एनालॉग चैनल के सिग्नल मिलते हैं। समर्थ और डीजे माइथोलॉजी और धर्म के बारे में बात करते हैं और समर्थ उसे कहता है कि हमें विक्टिम्स के जन्म कुंडली बनवानी चाहिए, हो सकता है उसमें से कुछ मदद मिल जाए। निखिल को दूसरा टारगेट का नाम भिजवाया जाता है जो एक बहुत बड़ा नाम है। उसका नाम है आदित्य जलान, लेकिन ऐसा करने से पहले वो प्रूफ देखना चाहता है कि उसकी फैमिली सेफ है या नहीं। और वो किलर यानी कि वो जो किडनैपर है वो उसे नैना और रिया का फुटेज दिखाता है। नैना अपने घर के बाहर ऑफिसर्स को नोटिस करती है जो उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो जाती है जेल में डीजे से मिलने के लिए और उसे बात करती है। और डीजे उसे बता देता है कि किलर शायद निखिल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो किलर का साथ दे रहा है मर्डर प्लान करने में। लेकिन नैना उसकी बातों को समझती नहीं, उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगती है। लोलार को रिकॉर्ड रूम से शुभ के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन सीबीआई टीम को फॉरवर्ड कर देता है शुभ के आधे जले फोटो के साथ। फिर एपिसोड के आखिरी सीन में हम देखते हैं डीजे याद करता है 10 साल पहले के समय को वाराणसी में जब शुभ अरेस्ट हुआ था। डीजे शुभ से कहता है कि ये तुम्हारी भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ। शुभ डीजे की आंखों में देखता है और उसे कहता है कि झूठ कब से सही होने लगा। और प्रेजेंट में डीजे शुभ के आधे जले फोटो को देखता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है 1 साल पहले के फ्लैशबैक से। कोल्हापुर में हम एक बूढ़े पेंटर को देखते हैं जो अपने पोते को अपने पेंटिंग के बारे में समझा रहा होता है। पेंटिंग असुर कली के बारे में है जो खुद को इंसान में बदलकर इंसानों के बीच ही रहता था। हालांकि धर्मा और सत्या ने मिलकर कली को हरा दिया। हारने के बाद कली छुप गया लेकिन वो बदला लेना चाहता था और जब कलयुग आ गया है तो कली दोबारा से लौटेगा और उसका अंत भगवान का अवतार कल्कि ही कर सकता है। तभी वहां पर मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है जो उस बूढ़े आदमी को पीटने लगता है और मारने से पहले वो उसे कहता है कि ऊपर जाकर भगवान को मेरा मैसेज दे देना। ऐसे संदेश मैं तब तक भेजता रहूंगा जब तक वो आ नहीं जाता। और पिछले एक एपिसोड में इसी पेंटर के डेथ को मेंशन किया गया है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। निखिल प्लान बनाने में बिजी होता है कि आखिर वो आदित्य जलान को कैसे मारेगा। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और मीडिया के सामने वो अनाउंस करता है कि वो अपने कमाए हुए पैसों का 50% चैरिटी में डोनेट कर देगा। वो न्यूज़ देखता है और सोचने लगता है कि आदित्य की सिक्योरिटी बहुत टाइट है तो वो उसे पार करेगा कैसे। डीजे बैलिनीज मास्क इंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और उसे पूछता है इंडियन स्टूडेंट के बारे में और वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि उसके यहाँ एक इंडियन स्टूडेंट पढ़ता था, वो खुद में ही खोया हुआ रहता था
वो धर्म के बारे में बातें करता था, लेकिन वो आदमी अंधा है और वो अपने स्टूडेंट को पहचान नहीं सकता। निखिल वापस अपने अतीत में जाता है और अपने गलत डिसीजन के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपने इमेजिनेशन में जाता है और डीजे से मिलता है। निखिल उससे अपने कन्फ्यूजन और अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है कि उसे लगता है कि वो कहीं गुम सा गया है। डीजे उसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। ये सुनकर निखिल को मोटिवेशन मिलता है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। डीजे नुसरत से कहता है शुभ का फोटो बनाने के लिए और देखने के लिए कि वो आज के समय में कैसा दिखता है। वाराणसी में लोलार्क शुभ के दादाजी से मिलने जाता है और उसके दादाजी उसे शुभ का स्केच बुक दिखाते हैं जिसमें दैत्य और असुर के भयानक ड्राइंग्स बने होते हैं। डीजे और समर्थ एक पंडित को बुलाते हैं ताकि वो मरे हुए विक्टिम्स के जन्म कुंडली को समझ सकें, लेकिन वो पंडित ढोंगी निकलता है। इसीलिए डीजे जाता है केसर के पास मदद मांगने के लिए। केसर डीजे को बताता है कि ये सारे विक्टिम्स धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे और ये समय काफी शुभ माना जाता है। वाराणसी में शुभ के दादाजी बताते हैं कि वेद के हिसाब से असुर का जन्म कब और कहां से हुआ। उसके बाद वो लोलार्क को शुभ के अतीत के बारे में बताते हैं। शुभ के पापा चाहते थे कि उसका बेटा शुभ घड़ी में पैदा हो, बाकी देवताओं की तरह, लेकिन किसी कारण के वजह से शुभ 2 दिन पहले ही इस दुनिया में आ गया और उस घड़ी को अशुभ माना जाता था और इस वजह से उसके पापा अपने ही बेटे को असुर कहने लगे। डीजे ये सोचने लगता है कि आखिर किलर को कैसे पता चला कि ये सभी लोग एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि जरूर किलर एक डाटाबेस को फॉलो कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कौन सा डाटाबेस है जहां से उन्हें 3 चीजें मिल सकती हैं, जन्म तारीख, जन्म होने का समय और जन्म होने की जगह। रसूल बताता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे SIC कहा जाता है उसमें ये तीनों चीजें मिल सकती हैं, लेकिन वो सिस्टम 8 बिट फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है और उसे हैक नहीं किया जा सकता। पर डीजे उसे कहता है कि तुम्हें किसी तरह उसे हैक करना ही होगा। तो वहीं दूसरे इमेजिनेशन में निखिल आदित्य को देखता है एक मेडिसिन लेते हुए। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और समझ जाता है कि वो आदित्य को कैसे मारेगा। वो किडनैपर से कहता है 3 दिन बाद आदित्य का एंगेजमेंट है। तो वहीं रसूल को बहुत टाइम लग रहा होता है पर वो डाटाबेस को हैक नहीं कर पाता। इसीलिए डीजे नैना के पास जाता है मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नैना ये करने के लिए मान जाती है और SIC डाटाबेस को हैक कर लेती है। निखिल दोबारा से टेलीविजन के तारों को छेड़छाड़ करता है और उसे एक एनालॉग सिग्नल मिलता है जहां पुलिस वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे। ये देखकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो कुछ फॉरेंसिक साइंस की किताब को पढ़ने लगता है। लोलार्क डीजे को कॉल करके बता देता है कि श्री शुभ के बारे में क्या क्या पता चला और उसे शुभ का स्केच बुक भी मिला है। CBI ये समझने की कोशिश करती है कि किलर का अगला टारगेट कौन होगा। डाटाबेस में वो नामों को देखते हैं और डीजे को आदित्य जलान का नाम देखकर उसे कुछ महसूस होता है और उसे लगता है कि शायद आदित्य ही अगला टारगेट होगा, क्योंकि फेमस लोगों को मारकर ही वो ज्यादा लोगों में अपने आइडियोलॉजी को फैलाना चाहता है। इसलिए उसके लिए आदित्य जलान सबसे परफेक्ट टारगेट है। डीजे समर्थ एक गाड़ी में होते हैं, तभी डीजे को किडनैपर का कॉल आता है और वो डीजे को बता देता है कि वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही है, आदित्य ही उसका अगला टारगेट है और वो आदित्य को उसके एंगेजमेंट के दिन मारेगा। डीजे ये सोचने लगता है कि आखिर किडनैपर को कैसे पता चला आदित्य के बारे में, और ऐसा हो सकता है कि कोई अंदर का है जो सीरियल किलर से मिला हुआ है। किडनैपर निखिल से कहता है कि उसने डीजे को बता दिया है अपने प्लान के बारे में और निखिल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब डीजे आदित्य के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देगा। डीजे और CBI की पूरी टीम मिलकर मुंबई में आदित्य जलान के एंगेजमेंट में उसे हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। आदित्य की पूरी टीम भी थोड़ी डरी हुई है और चाहती है कि एंगेजमेंट कैंसिल हो जाए, लेकिन आदित्य नहीं चाहता और कहता है कि ऐसे धमकी तो उसे हमेशा मिलती ही रहती है। डीजे रसूल को मुंबई भेजता है जो आदित्य के एंगेजमेंट में जाता है दूसरे CBI ऑफिसर साजिद के साथ, और डीजे और पूरी टीम CCTV कैमरे के जरिए पार्टी पर नजर रखते हैं। और डीजे अपने ऑफिसर से कहता है आदित्य को कुछ भी खाने और पीने के लिए अगर कुछ देना है तो पहले उसे टेस्ट किया जाए। फिर डीजे की नजर जाती है पार्टी में खिलौने पर और वो साजिद से कहता है जाकर उसे चेक करने के लिए, और डीजे को लगने लगता है कि ये एक बॉम्ब है, इसलिए वो साजिद से कहता है कि इसको फ्रीजर में डाल देने के लिए और बिल्डिंग में सभी को निकालने के लिए फटाफट। साजिद बिल्कुल वैसा ही करता है और वो बॉम्ब फ्रीजर के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो वहाँ मौजूद सभी लोग साजिद की दिलेरी के लिए ताली बजाते हैं क्योंकि उसने आदित्य की जान बचा ली, लेकिन डीजे को अभी भी कुछ गड़बड़ लगता है और निखिल को पहले से ही पता था ये सब कुछ होने वाला है, और ये निखिल का असली प्लान तो था ही नहीं। उसका असली प्लान अब स्टार्ट होता है। वहाँ पर लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आता है तो आदित्य जमीन पर पड़ा होता है, वो मर चुका है। वहाँ सीरियल किलर का मास्क भी होता है और आदित्य को देखकर ऐसा लगता है कि उसे जहर दिया गया है।
एपिसोड 7 में कहानी जाती है 10 साल पहले। अपने पिता को मारने के जुर्म में शुभ जेल में होता है और निखिल उससे मिलने आता है, लेकिन शुभ उससे असुर के बारे में बात करने लगता है कि कैसे देवता उन्हें तंग करते थे और उसे माफी मांगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये बहुत गलत है। लेकिन शुभ कहता है कि इस समय डीजे की गलती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। निखिल शुभ से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसे कबूल कर लो, तुम्हें यहाँ से जुवेनाइल सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन शुभ खुद को शांत रखकर ये कहता है कि वो माफी कभी नहीं मांगेगा। निखिल जब वहां से निकलने वाला था तो शुभ उसे कहता है शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। सीबीआई यकीन नहीं कर पा रही है कि उनकी इतनी कोशिश करने के बावजूद आदित्य का मर्डर हो गया। आदित्य के ऑटोप्सी के दौरान डीजे और नुसरत को ये समझ में आता है कि निखिल ने आदित्य के अल्सर के प्रॉब्लम का फायदा उठाया और उसे जहर दिया। निखिल की हालत खराब हो रही है और वो किडनैपर से कहता है कि उसे सिगरेट चाहिए। निखिल किडनैपर से पूछता है कि तुम आदित्य को मारकर मुंबई से इतनी जल्दी लौट कैसे आए। किडनैपर उसे कहता है क्योंकि वो हर जगह है। जाने से पहले वो निखिल से कहता है शीघ्र ही मुलाकात होगी, और ये लाइन सुनकर निखिल को शुभ की याद आ जाती है। डीजे हिंदू माइथोलॉजी के बुक्स को पढ़ता है और केसर के पॉडकास्ट को सुनता है। लोलार्क वाराणसी से लौटकर डीजे को डायरी और शुभ का कुंडली दे देता है और डीजे केसर से मदद मांगता है। डीजे ये सोचता है कि आखिर वो पता कैसे लगाए कि किलर का अगला टारगेट कौन होगा, क्योंकि धनिष्ठ नक्षत्र में 600 लोगों का नाम रजिस्टर्ड है। डीजे यहाँ देखता है कि किलर ने जितने लोगों को मारा है उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और उसे ऐसा लगता है कि किलर इसी के लिए उन्हें सजा दे रहा है। केसर कहता है कि किलर उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो अष्ट सिद्धि में फिट आते हैं, यानी कि उनके अंदर 8 ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से वो परफेक्ट माने जाते हैं। वो अपनी थ्योरी बताता है कि किलर खुद को एक असुर मानता है और वो विक्टिम्स को मारकर भगवान विष्णु को एक मैसेज देना चाहता है ताकि वो कल्कि के अवतार में आकर उससे लड़े। वो शुभ के कुंडली को भी देखता है जो असुर कली से मिलता है। निखिल अपने इमेजिनेशन में नुसरत को देखता है जो उसे माफी मांगती है कि वो उसे 10 साल पहले छोड़कर चली गई बिना कुछ कहे। वहाँ वो नैना को भी देखता है जो कहती है कि जब भी उसे निखिल की जरूरत होती है तो वो वहाँ नहीं होता। नुसरत निखिल से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। निखिल कहता है कि वो करता है और जैसी वो नैना को गले लगाता है वो रियलिटी में वापस आ जाता है और वो किडनैपर से कहता है कि उसे नैना को कॉल करना है। अब एसआईसी सर्वर को लोड होने में बहुत टाइम लगता है और डीजे और टाइम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो कहता है कि उन्हें ये सर्वर बंद करना होगा कुछ समय के लिए। सीबीआई के लिंग्विस्टिक डिवीजन में लोलार्क अपने सीनियर को केसर का पॉडकास्ट सुनाता है और केसर का लाइव स्पीच रिकॉर्डिंग भी दोनों सुनते हैं और वो सीनियर ये बताते हैं कि पॉडकास्ट और लाइव स्पीच लिंग्विस्टिकली मैच नहीं कर रहा, क्योंकि केसर का डायलेक्ट, पंक्चुएशन और शब्दों का चयन पॉडकास्ट और लाइव स्पीच में बहुत अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक केसर का आवाज नहीं है। डीजे और शशांक दिल्ली में होम सेक्रेटरी के ऑफिस जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें एसआईसी सर्वर को बंद करना होगा कुछ ही समय के लिए, लेकिन सेक्रेटरी उन्हें ये सलाह देते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको अगले टारगेट्स के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, वो सर्वर को बंद नहीं करने वाले। ये सब सुनकर डीजे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि उन्हें तो बस रूल्स को फॉलो करना है, चाहे उसके लिए लोग जिए या मरे, इन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किडनैपर निखिल की बात नैना से कराता है और वो नैना से कहता है कि वो जहाँ भी है वो ठीक है। निखिल नैना से याद करने को कहता है कि वो कैसे एक नदी के किनारे होते हैं और नैना हमेशा कंप्लेन करती थी कि निखिल कभी भी एक जगह नहीं रहता, वो एक ही समय 2 जगह रहता है। नैना उसकी बातों को समझ नहीं पाती कि आखिर निखिल बोल क्या रहा है, क्योंकि ऐसा तो उनके साथ कभी हुआ ही नहीं। लेकिन इससे पहले निखिल कुछ और कह पाता, किडनैपर कॉल कट कर देता है। निखिल इसके बाद सीबीआई के ऑफिस में जाती है और पूरी टीम को बताती है कि निखिल का कॉल आया था और वो कुछ नदी के किनारे और एक साथ 2 जगह होने की बातें कर रहा था और फोन रिकॉर्डिंग भी उन्हें सुनाती है। और ये सब सुनने के बाद डीजे को समझ आ जाता है कि नदी किनारे का मतलब है बनारस और एक साथ 2 जगह होने का मतलब है कि इस क्राइम में 2 लोग इन्वॉल्व्ड हैं। डीजे को ये पता चलता है कि आदित्य के खून में निकेल और इरिडियम पाया गया था और दोनों एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को यूज करके वो एक लोकेशन का पता लगाता है और चेक करने पर पता चलता है कि ये लोकेशन दिल्ली का ही है। डीजे एक टीम को भेजता है उस जगह को सर्च करने के लिए और दूसरी टीम को भेजता है शुभ को ढूंढने के लिए। लोलार्क डीजे को बताता है कि उसे केसर पर शक है और वो डीजे को लिंग्विस्टिक रिपोर्ट भी देता है और डीजे उसे कहता है केसर को तुरंत यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि उसे बात करनी है। तो वहीं डीजे नैना से मदद मांगता है इस पॉडकास्ट को समझने के लिए और फिर हमें दिखाया जाता है कि केसर के पॉडकास्ट को देश भर में बहुत लोग सुन रहे होते हैं, जहाँ केसर उन सभी से कहता है खुद के अंधेरे को स्वीकार करने के लिए। जितने भी लोग उसके पॉडकास्ट को सुनते हैं उनके गले पर इन
इन्फिनिटी का टैटू होता है। ऐसा ही साइन हमें किडनैपर के कंप्यूटर में देखने को मिला था। नैना को एक नोटिफिकेशन मिलता है क्योंकि उसने एक बॉट को इंस्टॉल किया था सिस्टम में, ताकि अगर कोई भी SIC सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलने का मतलब है कि किलर अपना अगला टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पुलिस निखिल को ढूंढ रही होती है और 2 पुलिस ऑफिसर बिल्कुल सही लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों को ही गोली मार दिया जाता है। डीजे नैना से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसका नाम SIC डाटाबेस में डाल देने के लिए, ताकि किलर उसे अगला टारगेट बनाए। नैना उसे कहती है कि ये करना खुद को मारने के बराबर है, लेकिन डीजे उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि नैना को ऐसा करना होगा, और वो रोने लगता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी संध्या के साथ जो हुआ वैसा किसी और के साथ हो। और नैना ना चाहते हुए भी उसका नाम डाटाबेस में डाल देती है। तो वहीं डाटाबेस में वो किलर नाम ढूंढ रहा होता है और उसे धनंजय राजपूत का नाम मिल जाता है, और वो डीजे का प्रोफाइल निखिल को भेज देता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है 10 साल पहले वाराणसी में। डीजे और निखिल शुभ के केस के बारे में बात कर रहे थे और डीजे को ऐसा लगता है कि शुभ ने ही अपने पिता को जहर दिया था, और जब सारा एविडेंस पानी में मिल चुका है तो डीजे फेक एविडेंस के जरिए शुभ को जेल में बंद करवाना चाहता है। निखिल को लगता है कि ये बहुत गलत है, लेकिन डीजे ने शुभ का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया है और उसके पास एक विटनेस भी है और उसे जेल के अंदर जाना ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। डीजे का ये मानना था कि शुभ एक साइकोपाथ किलर है और उसे जेल जाना ही होगा, लेकिन निखिल डीजे की बात नहीं मानता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, एक माइनर को जेल नहीं बल्कि काउंसलिंग की जरूरत है। डीजे अपनी बात से मुकरने नहीं वाला और इसीलिए गुस्से में निखिल CBI से रिजाइन दे देता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। डीजे को ऐसा लगता है कि किलर सेंट्रल जेल जरूर आएगा डीजे को मारने के लिए, क्योंकि उसका नाम डाटाबेस में सामने आ चुका है। CBI को पता चलता है कि 2 पॉलिटिशियन नीरज यादव और राधिका वेंकटेश मिसिंग हैं, जिन्हें भी उसी डाटाबेस से चुना गया था, और एक स्पीकर ओमार सैयद भी मिसिंग है। किडनैपर अब और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और वो काफी गुस्सा होने लगता है क्योंकि निखिल के पास अभी भी कोई प्लान नहीं है कि आखिर वो डीजे को कैसे मारेंगे। निखिल किडनैपर को सावधान करता है कि शायद ये ट्रैप भी हो सकता है। डीजे दोबारा से केसर के पॉडकास्ट को सुनता है और उसकी बातों को सुनकर उसे याद आता है वो दिन जब शुभ के पापा मारे गए थे, और वो सोचने लगता है क्या केसर ही शुभ है, और अगर वो है भी तो वो डीजे को केस सॉल्व करने में मदद क्यों कर रहा है। इसीलिए वो तुरंत अपनी टीम को भेजता है केसर के घर। इसके बाद वो 3 पॉलिटिशियन जो गायब हो गए थे उन्हें हम एक चेंबर में देखते हैं। किडनैपर उन्हें कहता है कि इंसान चाहे कितने भी अच्छे हों, वो अपना असली रंग दिखा ही देते हैं, जैसे कि ये तीनों कुछ देर में अपना रंग दिखाने वाले हैं। वो कहता है कि इस चेंबर में ऑक्सीजन सिर्फ 12 घंटे के लिए चलेगा, इसीलिए अंदर जितने कम लोग होंगे ऑक्सीजन ज्यादा टिक पाएगा जब तक उन्हें CBI ढूंढ नहीं लेती, और उन्हें कुछ करना होगा खुद को बचाने के लिए, यानी कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन तीनों में से किसी को तो मरना होगा। CBI को पता चलता है कि केसर 24 घंटे से अपने घर नहीं लौटा, और बैकग्राउंड चेक करने पर पता चला कि केसर का बर्थ सर्टिफिकेट नकली है। उसके फैमिली का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ तक कि 2008 से पहले तक उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। लोलार्क रसूल के हाथ पर एक जला हुआ निशान देखता है, इसलिए उसे रसूल पर शक होने लगता है। रसूल कहता है कि ये दाग उसे बचपन में ही मिला। निखिल खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है और अपने नाक से खून निकाल लेता है, और किडनैपर से कहता है कि उसे दवाई चाहिए और एक गिलास पानी। तो वहीं किडनैपर सेंट्रल जेल में घुसता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, यानी कि डीजे का मर्डर करने के लिए। राधिका, नीरज और उमार घबराने लगते हैं क्योंकि अब सिर्फ 8 घंटे ही बचे हैं। तो वहीं डीजे को याद आता है कि केसर फिटबिट पहनता है, और नैना की मदद से वो केसर के फिटबिट का पता लगा लेते हैं। लोकेशन को फॉलो करते हुए रसूल और लोलार्क केसर को पकड़ लेते हैं, और उसे देखकर लगता है कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो खुशी खुशी CBI के साथ चला जाता है। लोलार्क को एक लीड मिलती है और उसके लिए उन्हें गुड़गांव जाना होगा। रसूल भी कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है। तो वहीं निखिल दवाई और ग्लास को लेकर वॉशरूम में जाता है और अपने फॉरेंसिक साइंस के नॉलेज को यूज करके ग्लास से वो किडनैपर का फिंगरप्रिंट ले लेता है। अब जबकि दरवाजे पर एक फिंगरप्रिंट लॉक है, वो बटन की आवाज को यूज करके और आखिर में किडनैपर के फिंगरप्रिंट को यूज करके वो दरवाजे को खोल लेता है। चेंबर के अंदर तीनों को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और ओमर राधिका को मारने की कोशिश करता है। नीरज उसे रोकता है, तो वहीं ऑक्सीजन हर सेकंड के साथ घटते जा रही है। आजाद होने के बाद निखिल को समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ से कहाँ जाए, इसलिए वो मेन रोड पर आ जाता है और एक आदमी से लिफ्ट मांगता है। लोलार्क और रसूल गुड़गांव जाते हैं और लोलार्क रसूल से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो कौन से कॉलेज में पढ़ता था, उसके कितने दोस्त हैं, और लोलार्क उसे कहता है कि मुझे अपने एक दोस्त से बात करवाओ। और दोस्त से बात करने के बाद लोलार्क को शांति मिलती है कि रसूल किडनैपर से मिला हुआ नहीं है। निखिल एक दुकान में पहुंचता है और वहां से उसे पता चलता है कि 3 लोगों को किडनैप करके हॉस्टेज पकड़ लिया गया है, और वो दुकानदार से कहता है कि उसे एक फोन
कॉल करना है। जेल में किडनैपर एक छोटा सा एक्सप्लोजन कराता है जिससे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इमरजेंसी का सिचुएशन बन जाता है। निखिल जेल में कॉल करता है उन्हें सावधान करने के लिए कि डीजे की जान खतरे में है, लेकिन सारे ऑफिसर लोग इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने में बिजी हैं। तो वहीं डीजे बाहर धुआं देखता है और तभी किडनैपर उसके रूम में एंटर करता है, लेकिन डीजे सीबीआई ऑफिसर है और वो उसे लड़ता है और आखिर में वो किडनैपर को चेयर से बांध देता है। शशांक केसर को इंट्रोगेट करते हैं और उसे शुभ नाम से पुकारते हैं। तो वहीं यहाँ हमें पता चलता है कि वो किडनैपर असली में शुभ नहीं है, बल्कि वो शुभ के कल्ट का एक सदस्य है। तो वहीं उन 3 पॉलिटिशियन को चेंबर में बंद करके रखा गया है, उसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। डीजे केसर को सेडेटिव देता है और उसे पूछता है कि 3 पॉलिटिशियन कहाँ है। लोलार्क और रसूल किडनैपर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां निखिल को किडनैप करके रखा गया था। वहां उन्हें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज देखने को मिलती हैं और रसूल के बैग से एक डायरी गिर जाता है। लोलार्क डायरी को उठाता है जिसमें बिल्कुल वैसे ही ड्राइंग्स होते हैं जैसे उसने शुभ के डायरी में देखा था। तभी वहां रसूल अपना असली रंग दिखाता है और लोलार्क पर हमला करता है। चेंबर में ऑक्सीजन खत्म होने को है, इसलिए ओमर राधिका को मारने की कोशिश करता है। तो वहीं निखिल न्यूज में उन तीनों को देखकर ये समझ जाता है कि उन्हें एक केमिकल फैक्ट्री में बंद करके रखा गया है। वो तुरंत सीबीआई को इस बारे में कॉल करता है और उन्हें बता देता है। डीजे केसर से पूछता है कि आखिर वो केमिकल फैक्ट्री कहाँ है जहां उन तीनों पॉलिटिशियन को बंद करके रखा गया है। केसर का कहना है कि वो अपना मुंह तभी खोलेगा जब डीजे अपने पापों के लिए पश्चाताप करेगा और उनका सामना करेगा। रसूल लोलार्क को चेयर से बांध देता है और उसे लाइव वीडियो दिखाता है जहां डीजे केसर को इंट्रोगेट कर रहा था। डीजे सबके सामने ये कबूल करता है कि उसने शुभ को जेल भिजवाने के लिए नकली एविडेंस प्लांट करवाया। केसर उसे 3 गोली देता है, उसे अगर जवाब चाहिए तो उसे 3 गोली खाने होंगे। नुसरत मना करती है लेकिन डीजे फिर भी गोली खा लेता है। केसर उसे बता देता है कि वो केमिकल फैक्ट्री कहाँ है। डीजे तुरंत निखिल को कॉल करता है और उसे ये बता देता है कि वो केमिकल फैक्ट्री आखिर कहाँ है। लोलार को उसकी बीवी का कॉल आता है और रसूल उसे बंदूक की नोक पर पकड़कर उसे बात करने के लिए देता है और लोलार इमोशनल होकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। दवाई खाने का असर दिखने लगता है डीजे पर और इस वजह से नुसरत एक एम्बुलेंस रेडी करके रखती है। डीजे दूसरा गोली ले लेता है और केसर उसे बता देता है कि केमिकल फैक्ट्री के कौन से चेंबर में वो तीनों बंद हैं। अब दवाई के वजह से डीजे को सांस लेने में और देखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। किसी तरह डीजे निखिल को कॉल करता है और उसे लोकेशन बता देता है। निखिल तुरंत केमिकल फैक्ट्री पहुंच जाता है और देखता है ओमर राधिका को मारने की कोशिश कर रहा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता। तभी वहां बैकअप टीम नैना के साथ पहुंचती है। निखिल और नैना एक दूसरे को गले लगाते हैं। नैना किसी तरह दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश करने लगती है और रसूल निखिल को कॉल करता है और आवाज बदलकर उसे कहता है कि इंसानों के अंदर शैतान भी होते हैं। निखिल उसे पूछता है कि आखिर दरवाजा कैसे खुलेगा और रसूल उसे एक ऑप्शन देता है चूज करने के लिए अपनी बेटी और ये तीनों पॉलिटिशियंस के बीच। निखिल अब फंस चुका है और वो सोच नहीं पा रहा कि वो किसे चुने, पर वो आखिर में 3 पॉलिटिशियंस को चुन लेता है और दरवाजे को देखते हैं जो खुल जाता है। निखिल इसके बाद रोने लगता है क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया। डीजे की हालत खराब होने लगती है, फिर भी वो तीसरी गोली ले लेता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है। रिया की बेबी सीटर जो भी शुभ के कल्ट की सदस्य है, रिया को जहर दे देती है। लोलार्क ये देखकर रसूल पर हंसने लगता है कि निखिल ने अपनी बेटी के बजाय उन तीनों को चुना। ये सुनकर रसूल को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोलार्क को मार देता है। फिर हम उन तीनों पॉलिटिशियन को देखते हैं जिन्हें चेंबर से निकाला जाता है, लेकिन तभी राधिका एक ऑफिसर से गन ले लेती है और वो ओमार के सिर पर गोली मार देती है। केसर इसी के बारे में बात कर रहा था जब वो कह रहा था कि हर इंसान के अंदर बुराई होती है, कोई भी इंसान पूरे तरीके से अच्छा नहीं होता। नैना और निखिल अपने घर पहुंचते हैं और अपनी बेटी को मरा हुआ पाते हैं। लोलार के फ्यूनरल में सीबीआई के सभी लोग पहुंचते हैं और रसूल भी वहां होता है। इसका मतलब ये है कि सीबीआई को नहीं पता रसूल किसके लिए काम कर रहा है। केसर भी सीबीआई के कस्टडी में है और सीबीआई को यही लगता है कि केसर ही शुभ है। नैना निखिल को हमेशा के लिए छोड़ देती है, तो वहीं डीजे को दोबारा से सस्पेंड कर दिया जाता है। 1 हफ्ते के बाद डीजे निखिल से मिलता है और उसे माफी मांगता है। निखिल चिल्लाने लगता है और वो डीजे पर गुस्सा निकालता है क्योंकि कहीं ना कहीं डीजे के वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। रसूल वहां आकर निखिल को संभालता है और वहां से उसे लेकर जाता है और वो पीछे मुड़कर डीजे को देखता है। और इसी के साथ असुर सीजन 1 यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।